बीएमडी कॉलेज दयालपुर के इतिहास विषय के बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए आज अमेरिकी क्रांति के कारणों एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। मैं नागेश्वर कुमार, सहायक प्राध्यापक इतिहास, बीएमडी कॉलेज दयालपुर। अमेरिकी क्रांति विश्व इतिहास की ऐसी अनोखी घटना है जिसने उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमेशा विभिन्न देशों की जनता की आवाज़ उठाने की प्रेरणा दी है। कोई भी क्रांति रातों रात नहीं होती, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि वर्षों पहले तैयार हो जाती है। 1776 ईस्वी के बहुत पहले ही अमेरिका में स्वतंत्र होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। क्रांति तो इस प्रक्रिया का परिणाम थी। यह विश्व का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसने स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान का ऐसा अलख जगाया जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम समेत अन्य देशों के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का काम किया। 1776 ईस्वी के अमेरिकी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। आर्थिक कारण। इसके अंतर्गत पहले हम वाणिज्यिक नीति को देखेंगे। उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड के तरह उपनिवेश सेंट लॉरेंस से जॉर्जिया के तट तक फैले हुए थे। इन उपनिवेशों को विभिन्न अंग्रेज प्रवासियों ने भिन्न भिन्न समय पर स्थापित किया था। इंग्लैंड उन्हें अपनी संपत्ति समझता था। वे इंग्लैंड के लिए प्रचुर धन के उत्पादन के साधन समझे माते जाते थे। इंग्लैंड का प्रारंभिक वाणिज्यिक नीति निम्नलिखित कानूनों पर आधारित थी। पहला, नौवहन कानून। नौवहन कानून जो था वह ब्रिटिश व्यापार में वृद्धि और अधिक महसूल कमाने के लिए ब्रिटेन की संसद ने 1651 ईस्वी में नौवहन कानून को पारित किया था। इस कानून के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्थाएं हुई थी। ए, ग्रेट ब्रिटेन तथा उसके उपनिवेशों के मध्य अथवा उपनिवेशों और यूरोप के अन्य देशों के मध्य ब्रिटेन निर्मित जहाज़ों से ही माल ले जाया जाएगा। बी, इन जहाज़ों को केवल ब्रिटिश नाविक ही चला सकते थे। सी, उपनिवेश वाले अपना माल अंग्रेजी जहाज़ों पर ही बाहर भेज सकते थे। उपरोक्त कानूनों से उपनिवेश की काफ़ी अधिक आर्थिक क्षति होती थी क्योंकि उनके व्यापार की स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी। ऐसे बंधनों के विरुद्ध उपनिवेशवासियों द्वारा अपनी आवाज़ उठाना अवश्यंभावी हो गया था। उनकी यह नौवहन कानून विरोधी आवाज़ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गई। दूसरा, व्यापार संबंधी कानून। ब्रिटिश संसद ने व्यापार संबंधी कानून बनाकर यह निश्चय कर दिया कि कौन सी वस्तुओं का व्यापार किस प्रकार किया जाएगा। जैसे ए में कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे चावल, लकड़ी, छोआ, तंबाकू आदि का केवल ब्रिटेन ही भेज सकते थे, दूसरी जगह नहीं। बी, अमेरिकी व्यापारियों को अपनी अच्छी वस्तुएं ब्रिटेन के सौदागरों के हाथ वहां के प्रचलित मूल्य पर बेचनी पड़ती थी। सी, अमेरिकी व्यापारी अपना उत्पादन हॉलैंड, फ्रांस तथा अन्य देशों के बाजार में जहां उन्हें अधिक दाम प्राप्त हो सकता था नहीं बेच सकते थे। डी, दक्षिणी उपनिवेशवासी जो तंबाकू उत्पादन करते थे व्यापार संबंधी कानून से विशेष रूप से क्षतिग्रस्त थे। वे इंग्लैंड के ऋणी थे, अतएव उन्हें अपनी वस्तुओं को इंग्लैंड के सौदागरों के हाथों बेचना पड़ता था। व्यापार संबंधी कानून के अनुसार न तो अमेरिका का माल सीधे यूरोप जा सकता है और न यूरोप का माल सीधे अमेरिका जा सकता था। इन्हें ब्रिटेन के हाथों से गुजरना पड़ता था। अमेरिका में भी गैर ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ व्यापार करना प्रतिबंधित था। 1777 ईस्वी में पारित कानून के अनुसार उपनिवेशवासी गैर ब्रिटिश से बिना टैक्स दिए व्यापार नहीं कर सकते थे।
तीसरा, आयात निर्यात संबंधी कानून। ब्रिटिश संसद ने अमेरिका के उद्योग धंधों को नष्ट करने के लिए आयात संबंधी कुछ कानून पास किए। कतिपय कानून निम्न प्रकार थे। 1769 ईस्वी के कानून द्वारा यह निश्चित किया गया कि अमेरिका में निर्मित ऊनी माल का निर्यात दूसरे देशों को नहीं होगा। बी 1632 ईस्वी में उपनिवेशों से अमेरिका तथा बाहर यूरोप भेजने का अधिकार छीन लिया गया। 1750 ईस्वी के कानून के अनुसार उपनिवेशवासी लोहे का छोटा मोटा माल भी तैयार नहीं कर सकते थे। इस प्रकार अमेरिका का ऊन और लोहे का व्यापार ठप कर दिया गया। चौथा, ब्रिटिश नीति। आरंभ से ही ब्रिटेन की अमेरिका के प्रति यह नीति रही कि अमेरिकी दृष्टिकोण से कमज़ोर उपनिवेशवासी कभी सशक्त बनकर ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सके, पर ब्रिटेन की यह नीति असफल रही। अमेरिकनों को रोटी ही काफ़ी नहीं है कि कहावत पर पूर्ण विश्वास था। ब्रेड इज़ नॉट इनफ। वे स्वतंत्रता के पुजारी थे। ब्रिटेन द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को तोड़ने तथा अपनी आर्थिक व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को अनिवार्य समझा। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के पीछे आर्थिक कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा, राजनीतिक कारण। अधिकांश उपनिवेशों की स्थापना राजनीतिक कारणों से की गई थी। अधिकतर उपनिवेशों की स्थापना उन अंग्रेजों द्वारा की गई थी जो इंग्लैंड के शासन से भयभीत होकर भाग आए थे। कालांतर में सभी उपनिवेशों को पर्याप्त मात्रा में स्वायत्त शासन प्राप्त था। अनेक उपनिवेशों की अपनी विधानसभा थी। विधानसभा में सदस्य अपने अपने उपनिवेशों के मामलों पर विचार विमर्श करते थे, लेकिन यह स्वायत्त शासन स्वतंत्र नहीं था। उपनिवेशों के गवर्नर तथा उनके काउंसिल के सदस्य इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। वे इंग्लैंड के राजा के प्रति उत्तरदायी थे। गवर्नर को निषेधाधिकार भी प्राप्त था। उपनिवेशवासियों की व्यवस्थापिका सभा और इंग्लैंड की कार्यकारिणी सभा के मध्य संघर्ष रहा करता था। उपनिवेश अपनी व्यवस्थापिका सभा को अपने क्षेत्र में प्रधान मानते थे। इसके विपरीत इंग्लैंड उन्हें एक अधीनस्थ निकाय मानता था। इंग्लैंड वासियों का तर्क था कि उपनिवेशों में शासन करने की योग्यता नहीं है। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, हम लोग बछड़े को हल में नहीं लगाते हैं, हम लोग तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक वह बड़े बैल नहीं बन जाता है। प्रचलित नियमों के अनुसार उपनिवेशवासी बड़े बड़े पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते थे। अतः उपनिवेशवासी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के लिए संगठन की इच्छा कर रहे थे जो राजनीतिक अधिकार दे सके। यह कार्य स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से ही संभव था। तीसरा, मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग के उदय ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान दिया। अमेरिका में बहुसंख्यक उपनिवेशवासी मध्यम और निम्न वर्ग के लोग थे। वे चर्च के अत्याचार से भयभीत होकर प्राण रक्षा हेतु यूरोप से अमेरिका भाग आए थे। अपने उपनिवेशों की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन को विभिन्न राष्ट्रों जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन आदि देशों से 1689 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी की अवधि में अनेक युद्ध लड़ने पड़े। युद्ध में फंसे रहने के कारण इन उपनिवेशों में व्यापार संबंधी कानून निरंतर लागू नहीं किया सकता था। अतएव उपनिवेशवासियों ने उपयुक्त अवसर पाकर इनकी अवहेलना करके अपने उद्योग धंधों और व्यापार में अशांतियुत वृद्धि की और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ली। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय उपनिवेशवासी मध्यम वर्ग की सामाजिक और बौद्धिक रूप से पर्याप्त विकास हो चुका था। वे आरंभ से ही स्वतंत्र विचारों के थे। उनमें अपनी एक सरकार तथा संविधान और अपनी शासन व्यवस्था तैयार करने की भावना पहले से ही विद्यमान थी। उन्हें अपनी क्षमता एवं रण कौशल का भली भांति ज्ञान था, क्योंकि कभी कभी इंग्लैंड अपने उपनिवेशवासियों की सहायता से लड़ा करता था। इससे उपनिवेशवासियों को अपनी सैनिक दक्षता का वास्तविक अनुमान था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी ने उन्हें के इस आत्मविश्वास में और अधिक वृद्धि कर दी थी। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी सप्तवर्षीय युद्ध ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को अवश्य प्रभावी बना दिया। इसमें एक ओर इंग्लैंड तथा प्रथा थे, दूसरी ओर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, स्वीडन तथा सेवाएं थे। यह युद्ध 7 वर्ष तक लड़े जाने के पश्चात 1763 ईस्वी में 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ।
इस युद्ध के दौरान 4 स्थान अर्थात यूरोप, अमेरिका, भारतवर्ष और समुद्री जगहों पर युद्ध हुए। युद्ध का अंत होते ही अमेरिका के फ्रांसीसी संकट का अंत हो गया। इस समय कनाडा के लुइसियानी में फ्रांसीसी उपनिवेश थे। उन्हें निरंतर फ्रांस का भय बना रहता था। इस समय भय का निवारण हेतु वे इंग्लैंड की सहायता पर आश्रित रहते थे। वस्तुतः वह अकेले फ्रांस का विरोध नहीं कर सकते थे। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की सफलता मिली तथा फ्रांस की घोर पराजय हुई। उसके अमेरिकी उपनिवेशों पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका से फ्रांस का भय पूर्णतया समाप्त हो गया। दूसरी ओर सप्तवर्षीय युद्ध संचालन के लिए बहुत सी चीज़ों की मांग बढ़ गई। इससे किसान और मजदूर भी लाभान्वित हुए। उपनिवेशों की चीज़ों की मांग बढ़ गई। उपनिवेशों की आर्थिक व्यवस्था में सुदृढ़ता आई, किंतु युद्ध का अंत होते ही कारोबार में मंदी आ गई। इस कारण लोगों में निराशा और असंतोष की आग भड़क उठी। उधर इंग्लैंड ने उन पर टैक्स लगाने का प्रयास किया। परिणामतः उपनिवेशवादियों की राजधानी भड़क उठी। तृतीय जॉर्ज 1760 से 1820 ने इंग्लैंड में अपनी व्यक्तिगत शासन स्थापित किया। धन एकत्र करने के उद्देश्य से उसके विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों पर विभिन्न प्रकार के कानूनों का लादने का प्रयत्न किया, इसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की अवश्यमयी बना दिया। पांचवा कारण है प्रधानमंत्री जॉर्ज ग्रेनविल के कठोर कदम। ग्रेनविल के जो कार्य थे, उसने युद्ध को 4 कार्य जो थे उसने युद्ध को अपरिहार्य कर दिया। पहला, चोर बाजारी के विरुद्ध कठोर कदम। ग्रेनविल को यह मालूम हुआ कि चोर बाजारी के कारण अमेरिकी उपनिवेश में ब्रिटेन को प्रतिवर्ष केवल 2000 पाउंड की आय होती है, तो उसने चोर बाजारी को रोकने का पूरा प्रयास किया। अभियुक्तों को दंडित करने के लिए अल्मीडो कोर्ट की स्थापना की गई। इससे उपनिवेशवादी क्रुद्ध हो गए। दूसरा, छोआ कानून। यह कानून 1733 में पास हुआ था। फ्रांसीसी द्वीप समूह में ब्रिटिश समुद्री समूह की अपेक्षा सस्ता छोआ मिलता था। अतः अमेरिकी उपनिवेश फ्रांसीसी द्वीप समूह से ही छोआ मंगवाते थे। 1733 ईस्वी में प्रधानमंत्री जॉर्ज चुंगी लगाने तथा वसूलने में बड़ी सतर्कता और सावधानी प्रयुक्त की गई। सी, उपनिवेशों की नवीन व्यवस्था। इंग्लैंड ने फ्रांस को पराजित कर उसके मिसिसिपी नदी के पूर्व के प्रदेशों में भी हस्तक्षेप किया और उपनिवेशवासियों को दोनों ही इसे अपनी संपत्ति समझते थे। उपनिवेशवासियों की अर्थव्यवस्था में मंदी आने पर बहुत से किसानों और पादरियों का जीविका से हाथ धोना पड़ा था। वे नई जमीन की खोज में पश्चिम की ओर चल बढ़े। 1763 ईस्वी में ग्रेनविल ने घोषणा के अनुसार इस प्रदेशों को आदिवासियों के लिए सुरक्षित रखा गया। ग्रेनविल द्वारा उपनिवेशवासियों को पश्चिम की ओर बढ़ने से रोकने का कार्य ठीक नहीं था। उपनिवेशवासियों ने इसका विरोध किया। टिकट अधिनियम। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने अपार धन व्यय किया। परिणामतः उसका राष्ट्रीय ऋण दुगना हो गया। इंग्लैंड तथा उपनिवेशवासियों से पैसा वसूल कर रहा था। ग्रेनविल का मत है कि अमेरिका के कम से कम 10,000 की एक स्थायी सेना रखना आवश्यक है। इसका एक तय व्यय उपनिवेशवासियों को ही देंगे। इंग्लैंड की संसद ने 1765 ईस्वी में टिकट अधिनियम पारित किया। इसके कानून के अनुसार अखबार, पुस्तिकाएं और कानूनी कागजातों को वैध होने के लिए रसीदी टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया गया। उपनिवेशवादियों ने इसका घोर विरोध आरंभ कर दिया। 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधि न्यूयॉर्क के कांग्रेस में एकत्र होकर टिकट अधिनियम को रद्द करने जाने की मांग की। छठा, रोकिंघम के कार्य। ग्रेनविल के बाद रोकिंघम ने प्रधानमंत्री बनने पर देखा कि टिकट अधिनियम ने अत्यंत स्थिति को गंभीर कर दिया और दंगे शुरू हो गया था। उसने 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत स्टाम्प एक्ट को रद्द करने की मांग को स्वीकार कर लिया। किंतु रोकिंघम ने 1766 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा उद्घोषित अधिनियम पास करवा कर यह दावा किया कि ब्रिटिश संसद को उपनिवेश पर कर संबंधी अन्य अधिनियमों को बनाने का पूर्ण अधिकार है। अब अधिकार का दावा करने का अर्थ था उपनिवेशों की स्वतंत्रता पर ठेस लगाना था। यह आघात अमेरिका के वासियों को कदापि स्वीकार न था। 7वां, आयात चुंगी अधिनियम। बड़े पिट के प्रधानमंत्रित्व काल में चार्ल्स टाउनशेंड कोषाध्यक्ष था। पिट या चैथम का अर्ल गठिया रोग से पीड़ित होने के कारण शासन विशेष दिलचस्पी नहीं ले पाता था। परिणाम यह हुआ कि उसने टाउनशेंड देश के शासन में हाथ उठाने लगा। उसने चाय, शीशा और कागज़ पर आयात चुंगी लगा दी। उनका यह अनुमान था कि इससे प्रतिवर्ष करीब 40,000 पाउंड की आय होगी। उपनिवेशवासियों को प्रतीत हुआ कि यह व्यवस्था उनके स्वायत्त शासन पर समाप्त कर देगी। 8वां, चाय पर चुंगी।
सन 1770 में लॉर्ड लॉर्ड ने प्रधानमंत्री बनकर कागज, शीशा, रंग आदि में चुंगी हटा दी। उसने चाय पर चुंगी रहने दी। ऐसा इसलिए किया ताकि उसका दिखा सके कि इंग्लैंड से कम्युनिस्ट पर कर लगाने का अधिकार है। उपनिवेश संघर्ष का विरोध किया। 3 दुर्घटनाएं 17 से 72 तक 3 छोटी दुर्घटनाएं हुई। पहला, बोस्टन के आक्रमण। बोस्टन शहर के नागरिक ब्रिटिश सैनिकों पर आक्रमण करने लगे। प्रत्युत्तर में अंग्रेज सिपाहियों ने दंगा करने वाले पर गोलियां चलाई। इस पर घटना से उपनिवेशवासी उत्तेजित हो गए। दूसरा, गेस्पी का जलाया जाना। तीसरा, चाय कानून। चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने की अनुमति दे दी गई। स्वतंत्रता संग्राम के उपनिवेशपंथियों ने इसे ब्रिटिश बंदरगाह सरकार का एक चाल समझा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय से लदा जहाज बोस्टन बंदरगाह में पहुंचा तो वहां के मूल निवासियों ने छद्मवेश में जहाज में प्रवेश कर चाय के 340 बक्सों को समुद्र में फेंक दिया। 10वां, ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कार्य। बोस्टन टी पार्टी की घटना से इंग्लैंड में सनसनी फैल गई। ब्रिटिश संसद ने तुरंत उपनिवेश से शांति स्थापित करने के लिए 5 दमनकारी कानून पास किए। पहला, बोस्टन बंदरगाह को व्यापार के लिए बंद कर दिया गया। इसके काम करने वाले बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए। दूसरा, मैसाचुसेट्स का राजनीतिक स्वराज ले लिया गया। तीसरा, गेज नामक एक सैनिक अधिकारी मैसाचुसेट्स में गवर्नर नियुक्त किया गया। घोषणा की गई कि उसके अनुमति के बिना कोई सभा नहीं कर सकती है। 11वां, अधिकारों का घोषणा पत्र। मैसाचुसेट्स के राजनीतिक अधिकार लिए जाने के कृत्य का सिवाय जॉर्जिया के सभी उपनिवेशों ने विरोध किया। इस उपनिवेशों ने मैसाचुसेट्स का पक्ष लिया। इस उपनिवेशों की एक सभा अथवा कांग्रेस फिलाडेल्फिया शहर में आयोजित की गई। इस कांग्रेस में ने अधिकारियों को एक घोषणा पत्र तैयार किया। यह 4 जुलाई 1776 को सारे संसार के सामने यह कहा गया कि हम संयुक्त राज्य के एकत्रित प्रतिनिधि यह निर्णय लेते हैं कि संयुक्त उपनिवेश स्वतंत्र है तथा इन्हें स्वतंत्र होना चाहिए। उसका ब्रिटेन के साथ कोई संबंध नहीं है। ब्रिटेन के साथ अब कोई समाज भक्ति प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। उपनिवेशों का ब्रिटेन के साथ सभी राजनीतिक संबंधों का विच्छेद आवश्यक है। 12वां, जॉर्ज तृतीय एवं स्वतंत्रता संग्राम। जॉर्ज तृतीय का मत था कि ब्रिटिश संसद को उपनिवेश पर कर लगाने तथा अन्य अधिनियम बनाने का अधिकार है। उसके मंत्रियों ने उसके आदेशों का आंख मूंद कर पालन किया। मैसाचुसेट्स का स्वायत्त शासन जनरल गे को वहाँ का गवर्नर नियुक्त करने के समय राजा ने बड़े हर्ष से अपने मंत्रियों को कहा, दाव लगा दिया गया है। उपनिवेश या तो विजयी हो या समर्पण करे। उन्हें पराजित करने के लिए सेना की 4 टुकड़ियां पर्याप्त हैं। उपनिवेश अपने आत्मसम्मान को दी गई चुनौती किस प्रकार सहन कर सकते थे। 13वां, बौद्धिक कारण। उपनिवेशों ने अंग्रेजी सरकार की कार्रवाई का विरोध करने के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित की। इन संस्थाओं में स्वतंत्रता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां विशेष उल्लेखनीय है। यह जनप्रिय संस्था ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध काफ़ी प्रचार किया। परिणामतः लोगों में बौद्धिक जागरण हो गया। इस संबंध में सैमुअल नॉरम्स का नाम उल्लेखनीय है। उसने पाया कि अमीर प्रतिक्रियावादी तथा स्थितिवादी है, इसके विपरीत गरीब एक उग्रवादी तथा किसी प्रकार के परिवर्तन का स्वीकार करने के योग्य है। अतः उसने गरीबों को अपनी ओर मिलाने का कार्य किया। उसने 1761 से 1776 ईस्वी तक विभिन्न अखबारों, बैठकों तथा कमेटी द्वारा प्रचारों का कार्य जारी रखा। उसने यह बतलाया कि इंग्लैंड सभी उन्हें किस प्रकार से दरिद्रता दुख में धड़कते दावानल में धकेलना चाहता है। स्वतंत्रता संग्राम छिड़ने के बाद ही थॉमस पेन द्वारा एक प्रसिद्ध प्रचारक था ने कॉमन सेंस नामक एक पुस्तक जनवरी 1776 में निकाली। उसमें उसने बतलाया कि लोग उत्साहित होकर दमनकारी सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे। युद्ध आरंभ हो गया। देशभक्ति लगाने लगे। मुझे मृत्यु दो तो स्वतंत्रता दो। क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण उक्ति, लेट मी डेड और इंडिपेंडेंस। ग्रेनविले की नीति, अमेरिकन बिकम इंडिपेंडेंस बिकम क्राइन विल रीड इट्स डिस्पैच। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स क्रांति का आरंभ युद्ध के पूर्व ही हो चुका था के अनुसार पैट्रिक हेनरी के अनुसार क्रांति तो लोगों के मस्तिष्क के हृदय में विद्यमान थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम और महत्व। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, ब्रिटेन ने अपने सबसे धनी आबादी वाले उपनिवेशों को खो दिया और महानता की संभावना वाले यूरोपीय उद्गम का एक स्वतंत्र देश अटलांटिक पार उदित हुआ। दूसरा, चूंकि अमेरिकी क्रांति एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विरोध था, इसलिए इसने एडम स्मिथ के लेसेस फेयर के सिद्धांत को मजबूत किया और वाणिज्यवादी विचारधारा का गहरा आघात किया। इस क्रांति ने यह स्पष्ट किया कि दूसरे उपनिवेश भी समर्थ धनी बन जाएंगे तो वे पक्के नाशपाती की तरह मातृ वृक्ष से टूटकर अलग हो जाएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। व्यावसायिक प्रतिबंधों को महत्वपूर्ण संदेह किया जाने लगा। अमेरिकी स्वतंत्रता के कुछ ही दिनों बाद ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पहले की अपेक्षा कहीं अधिक फलता फूलता व्यापारिक विकसित किया। तीसरा,
फ्रांस ने सप्तवर्षीय युद्ध के में अपने हार का आंशिक बदला लिया, परंतु यह बदला उसने भारी कीमत लेकर लिया। अभी जो अर्थव्यवस्था थी वह असाध्य हो गई। ब्रिटेन की हार का दोष राजा जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों पर मढ़ा गया। निरंकुश राजा बनने का जॉर्ज तृतीय का प्रयास उसके असफलता के कारण विफल हो गया। काफ़ी हद तक अमेरिकी और फ्रांसीसी सफलता ने ब्रिटेन में सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद की। अमेरिकी क्रांति ने राजनीतिक अभिनव परिवर्तनों की श्रृंखला आरंभ की, जो आगामी वर्षों में महत्वपूर्ण साबित हुई। अमेरिकी क्रांति के अनुभव का प्रयास अन्य देशों पर भी पड़ा। लगभग तुरंत ही उसका असर फ्रांस और अत्यंत महत्वपूर्ण से दिखाई पड़ा। अमेरिकी के राजनीतिक अभिनव परिवर्तन, अमेरिकन पॉलिटिकल इनोवेशंस के क्रांति के दौरान और बाद में भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक आदर्शों की श्रृंखला का दृष्टांत सामने रखा। 4 शब्दों में इनका सारांश प्रस्तुत किया सकता है: गणतंत्रवाद, जनतंत्रवाद, संघवाद और संविधानवाद। ब्रिटेन एवं फ्रांस पर अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शांति संधि के पहले ही जॉर्ज तृतीय ने लॉर्ड नॉर्थ और उसके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया और अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त किया। तुरंत कई सुधार लागू किए गए। आयरिश संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ 1783 ईस्वी और कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार 1799 ईस्वी में मिला। 1800 ईस्वी में आयरिश संसद को वेस्टमिंस्टर संसद के साथ जोड़ दिया गया। इसके साथ एक शताब्दी से अधिक दिन तक ब्रिटिश द्वीप समूह को ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड संयुक्त रूप से कहा जाता था, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण बाद में कदम सिंह प्राप्त किया गया। इस अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम रूस, भारत सहित अन्य देशों के लिए स्वतंत्रता को प्रेरित किया। अभी भी विश्व के कई देश स्वतंत्र नहीं है, तरह तरह की अन्य शोषित हो रहा है। ऐसे देश की जनता के लिए अमेरिका की जनता आज भी प्रेरणा स्रोत है। इसके साथ ही आज का अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।